प्रकृति का क्रोध, ये एक ऐसा शब्द है जो जापान को पिछले कुछ हफ्तों में बार बार याद दिलाया गया है। रविवार 17 नवंबर को जापान के पश्चिमी क्षेत्र में एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, लेकिन ये विस्फोट अकेला नहीं था। इसके पहले कुछ दिन पहले ही जापान के पूर्वी तट पर शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला आई। यानी जापान एक साथ दो प्रकृति की आपदाओं का सामना कर रहा है, पहले भूकंप और फिर ज्वालामुखी। ये कहानी केवल एक आपदा की नहीं है, ये जापान के भूवैज्ञानिक गलियारे की कहानी है। आइए समझते हैं कि क्या हो रहा है जापान में। शुरुआत करते हैं साकुराइजिमा ज्वालामुखी की खोज से। साकुराजिमा जापान का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कागोशिमा शहर के पास क्यूशो द्वीप के पास स्थित है। रविवार को ये ज्वालामुखी 3 बार फटा, लेकिन 3 बार नहीं, हर बार इसके विस्फोट की ताकत भयावह थी। सबसे पहले विस्फोट की राख और धुआं 4.4 किलोमीटर ऊपर आकाश में उछल गया। ये 13 महीनों में सबसे पहली बार हुआ जब राख 4 किलोमीटर से ऊपर पहुंची। 4.4 किलोमीटर का मतलब यह है कि 5 विमानों की ऊंचाई, जहां 5 विमान एक दूसरे के ऊपर खड़े हो उतना ऊंचा। और इस राख के कारण कागोशिमा हवाई अड्डे से 30 उड़ानें रद्द कर दी गई। कागोशिमा हवाई अड्डा जापान का एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा है। यहां से हर दिन सैकड़ों यात्री आते जाते हैं, लेकिन रविवार को सब कुछ बंद हो गया। राख से देखना मुश्किल हो गया। पायलटों को विमान उतारना या उड़ाना असंभव हो गया। यात्रियों को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हजारों लोग हवाई अड्डे में फंस गए। ये एक मानवीय संकट बन गया, लेकिन सुरक्षा के लिए जरूरी निर्णय था। हवा में आग ना लगे या कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। राख केवल आकाश तक सीमित नहीं रही, ये जमीन पर भी गिरने लगी। कागोशिमा शहर और पास के मियाजाकी प्रांत में राख की बारिश होने लगी। आकाश काला हो गया। दिन में भी रात जैसा अंधकार छा गया। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई, मास्क पहनने की चेतावनी दी गई। क्यों? क्योंकि साकुराजिमा की राख खतरनाक है। इसमें सिलिकेट कण होते हैं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। सांस की बीमारी हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। बड़ों के लिए तो ये चिंताजनक है ही, बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो बेहद खतरनाक है। राख से सड़कें फिसलन भरी हो गई। ड्राइवर्स को सावधानी पूर्वक गाड़ी चलानी पड़ी क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन साकुराजिमा के विस्फोट का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। साल 1914 में साकुराजिमा का बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट में 35 लोग मारे गए थे और कुल 58 लोगों की मौत हुई थी। उस विस्फोट से निकली लावा की धारा समुद्र की खाड़ी को भर गई और साकुराजिमा द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गया। यानी एक द्वीप जो समुद्र में था वो स्थल भूमि का हिस्सा बन गया। ये कितना विशाल विस्फोट था, एक अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। अब बात करते हैं भूकंपों की। रविवार को ज्वालामुखी फटा, लेकिन 8 दिन पहले यानी 9 नवंबर को जापान के पूर्वी तट पर शक्तिशाली भूकंपों की एक श्रृंखला आई। सबसे मजबूत भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। ये एक बहुत ही शक्तिशाली भूकंप था। 6.8 की तीव्रता का अर्थ है कि इसमें बिल्डिंगें हिल सकती हैं, दीवारें टूट सकती हैं। ये भूकंप जापान के होन्शु द्वीप के पूर्वी तट पर आया। इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। भूकंपों की एक पूरी श्रृंखला थी। पहला 6.8 का, फिर 6.4 का। एक ही घंटे में 2 बड़े भूकंप। यह असाधारण था। इस भूकंप के कारण जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी की। तटीय इलाकों में लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की सलाह दी गई। 6160 लोगों को इवाते प्रांत के 2 शहरों ओफुनाटो और ओत्सुची से निकाला गया, लेकिन सौभाग्यवश कोई बड़ी सुनामी नहीं आई। हाँ, 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई के छोटे मोटे जो लहरें थी वो जरूर आई, लेकिन बड़ी क्षति नहीं हुई और कोई भी मारा नहीं गया। ये भाग्य से ही संभव हुआ कि आपदा बड़ी नहीं बनी। अब सवाल ये है कि भूकंप और ज्वालामुखी एक साथ आखिर क्यों आ रहे हैं? इसका कारण जापान की भूवैज्ञानिक स्थिति है। जापान रिंग ऑफ फायर नामक क्षेत्र में है।
ये प्रशांत महासागर को घेरते हुए एक काल्पनिक वलय है। इसी वलय पर दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखी है और यही 90% भूकंप आते हैं। जापान इसी विलय पर बैठा है, यानी जापान एक ऐसी जगह है जहां पृथ्वी का आंतरिक हिलना डुलना सबसे ज्यादा होता है। पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट और फिलीपीन प्लेट, इसके मिलन बिंदु पर जापान स्थित है। इन 3 प्लेटों की चक्कर में जो टक्कर होती है उस कारण भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी होन्शु के पास वाली जगह एक बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है। इसे सबडक्शन जोन कहते हैं। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे के नीचे जाती है। यही प्रक्रिया भूकंपों को जन्म देती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 30 सालों में इस क्षेत्र में 8 की तीव्रता का भूकंप आ सकता है। 8 की तीव्रता का मतलब है महाविनाश, पूरा शहर तबाह हो जाएगा। इसलिए जापान हमेशा सावधान रहता है। लेकिन जापान एक विकसित देश है, यहाँ की सरकार और वैज्ञानिक संस्थाएं तैयार है। जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी 24 घंटे निगरानी कर रही है। साकुराजिमा के आसपास सिस्मोमीटर लगे हैं जो 24 घंटे राख की गतिविधि रिकॉर्ड करते हैं। अलर्ट लेवल बढ़ा दिए गए हैं। अगर स्थिति और भी खतरनाक हो तो और भी ज्यादा उड़ानें रद्द की जाएंगी। जापान सरकार ने राहत सामग्री भेज दी है। राख साफ करने के लिए सफाई मजदूरों को काम पर लगाया गया है। लेकिन ये कहना चाहिए कि पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि राख बुरी नहीं है। हाँ, दुर्घटना के समय तो खतरनाक है, लेकिन लंबे समय में इस राख से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ती है। राख में पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य खनिज होते हैं। ये खेतों के लिए अच्छा है। तो ये थी जापान की कहानी, एक ऐसी कहानी जहां प्रकृति की शक्ति हर दिन महसूस होती है, लेकिन जापानी लोग इसके लिए तैयार है। वे जानते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी उनके भूगोल का हिस्सा है, इसलिए वे सावधानी पूर्वक रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने देश को प्रकृति की आपदाओं के लिए तैयार किया हुआ है और ये दृढ़ संकल्प ही है जो जापान को इन आपदाओं का सामना करने की ताकत देता है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मैं हूं निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही मुद्दों के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।